नमस्कार दोस्तों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनवीएस इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर का ये पेपर है और इसका पार्ट 1 मैं आपको सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। 8 मार्च 2022 को ये पेपर हुआ था और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड इसमें 60 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 30 क्वेश्चन पार्ट 1 वीडियो सॉल्यूशन आपको दे चुके हैं, जिसका लास्ट क्वेश्चन ये था, आप मिलान कर सकते हैं। आज हम इसके बाकी बचे हुए 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। सो कंप्लीट आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध है, कंप्लीट पेड कोर्स अवेलेबल है। पूरे भारत में आप ITI आधारित किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, राजस्थान का टेक्निकल हेल्पर हो या UPPCL का TG2, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए सपोर्टिव कोर्स आपको यहाँ मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये ऑफिशियल आंसर की है, तो आंसर साथ में दिए हुए हैं। हम आपको कारण सहित उत्तर बताएंगे प्रत्येक का कि इसका आंसर ये क्यों और कैसे आया। सो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर करें। आइए आज के सवाल से शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 3 इंडक्टर समांतर में जुड़े हुए हैं, उनका टोटल इंडक्टेंस हमसे पूछा गया है, जहां एक 10 मिली हेनरी का है, एक 5 मिली हेनरी का है और एक 2 मिली हेनरी का है। दोस्तों, अगर एग्ज़ाम की मैं बात करूं, समय बचाव की मैं बात करूं, तो इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में कुल इंडक्टेंस का मान न्यूनतम इंडक्टेंस मान से भी कम होता है। यानी इस क्वेश्चन में हमें ये पता है कि LT का मान, टोटल इंडक्टेंस का मान 2 मिली हेनरी से कम आना है, ये कन्फर्म है। और आप अगर ध्यान से देखें तो 2 मिली हेनरी से कम का एक ही ऑप्शन दिया हुआ है मात्र, तो फिर वही ऑप्शन होना है। चलिए, ये तो था ट्रिक या डायरेक्ट तरीका। अब बात करते हैं कि अगर आपको सोल्व करने का हो जाता तो कैसे हल करते। यानी 2 मिली हेनरी से कम के अगर 2 ऑप्शन आपको दिख जाते, देन आप कैसे सोल्व करते। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, और इन सब का आपको एलसीएम लेना होता है। ठीक है, एलसीएम लेकर जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा ये। जब आप देखेंगे इन सब को जोड़ते हैं तो ये बनेगा 8/10, और जब सॉल्यूशन करेंगे तो 10/8 होगा। 10/8 को हल करेंगे तो 1.25 मिली हेनरी होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपका सही होना था। वैसे इस बच्चे का भी सही है जिसका पेपर है। अगला सवाल कि DC मोटर की स्थिति में आर्मेचर रिएक्शन के कारण मोटर की गति और टॉर्क में क्या परिवर्तन आएगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन से मेन फील्ड फ्लक्स में कमी आती है। और अब आप गति और टॉर्क का फ्लक्स के साथ रिलेशन देखो। DC मोटर का टॉर्क फ्लक्स के समानुपाती है और DC मोटर की गति फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है। इट मीन्स आर्मेचर रिएक्शन से टॉर्क में कमी आएगी जबकि गति में वृद्धि होगी। सिंपल सा सवाल है। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, गति, तो गति बढ़ जाएगी। यहाँ पर इन्होंने पूछा है बलाघूर्ण। बलाघूर्ण जो है वो टॉर्क को ही कहा जाता है, तो टॉर्क में कमी आ जाएगी। यानी आपको ये देखना है कि फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ा और फ्लक्स से टॉर्क और गति में क्या रिलेशन होते हैं। अगला सवाल है, निम्न चिन्ह किसका उपयोग करने के लिए यूज किया जाता है। देखो, वैसे तो त्रिभुजाकार आकृति है, इसलिए ये वार्निंग साइन की श्रेणी में आएगा, बट वैसे इसको अपन बोलते हैं पैदल पार पथ। यानी वे बताया जाता है कि सावधानी से चलें, आगे पैदल रास्ता है। यानी एक सावधानी वाला चिन्ह है, अलर्ट करने वाला ही होता है। ठीक है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग बोला जाता है इसको। ये सही उत्तर है। अगला सवाल है, वॉशिंग मशीन में किस प्रकार की मोटर का उपयोग करेंगे। देखो, वॉशिंग मशीन में DC की मोटरें तो हो नहीं सकती, सिंक्रोनस मोटर भी नहीं हो सकती, तो फिर बचा क्या, कैपेसिटर स्टार्ट, केज मोटर बचा। एक ही ऑप्शन है, इस ऑप्शन में ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल, 1 एम्पीयर घंटा में कितने कूलाम होते हैं। देखिए दोस्तों, कूलाम बराबर क्या होता है कि IT होता है। यहाँ I एम्पीयर में और समय सेकंड में होना चाहिए।
यानी कूलाम इज इक्वल टू एम्पियर सेकेंड है। तो जो हमें एम्पियर घंटे दिया हुआ है, हमें इस एम्पियर घंटे को एम्पियर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, बस और कुछ भी नहीं करना। तो देखो एम्पियर का तो एम्पियर रह जाएगा, घंटे को जब सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा 60 × 60, क्योंकि घंटे से पहले मिनट आएगी और मिनट से सेकंड आएगा तो 3600 कूलाम हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत बार आपको करवाया था। एक बार तरीका अगर समझ में आ गया तो शायद आप अच्छे से कर सकते थे। अगला सवाल पूछ रहा है कि कॉइल का इंडक्टेंस मान ज्ञात कीजिए जब 40 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर 628 ओम का रिएक्टेंस हो। देखिए माय डियर, एक्सएल बराबर 2πfl होता है। यहाँ से आपको इंडक्टेंस ज्ञात करना है, सो फॉर्मूला बनेगा XL/2πf। एक्सएल 628 ओम आया था, इसमें भाग देना है 2 × 3.14 × 40। किलो हर्ट्ज को एक बार रख दीजिए, उत्तर सीधा मिली हेनरी में कर देंगे। तो इस कैलकुलेशन को जब आप मिलान करेंगे तो उत्तर आएगा 2.5, किलो की जगह मिली हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर एकदम सटीक रहेगा, 2.5 मिली हेनरी। अगला सवाल, स्क्विरल केज रोटर के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? सबसे पहला गलत कथन यही है, देखो रोटर प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। अगर रोटर का रेजिस्टेंस अधिक होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क भी अधिक होगा, जबकि केज मोटर की अपेक्षा वाउंड रोटर का टॉर्क अधिक माना जाता है क्योंकि उसका स्टार्टिंग प्रतिरोध अधिक होता है। बाह्य प्रतिरोध शामिल नहीं हो सकता, ये सही स्टेटमेंट है। स्लिप रिंग और ब्रश असेंबली की ज़रूरत नहीं होती, ये भी सही है। एंड रिंग की मदद से चालकों को स्थायी रूप से शॉर्ट कर देते हैं, ये भी सही है। तो इसका जो है वो ए ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला सवाल, 200 टर्न है और 2 एम्पियर की धारा है, एमएमएफ की गणना करो। चुंबक वाहक बल N × I होता है, एम्पियर टर्न इकाई होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 200 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 400 एम्पियर टर्न उत्तर हो जाएगा। और आगे देखो डिवाइस का प्रतीक दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है और पूछा कौन सी डिवाइस है। तो 2 डायोड विपरीत समांतर में जुड़े हुए, गेट नाम का टर्मिनल निकला हुआ है, तो इसको हम ट्रैक बोलते हैं। विपरीत समांतर SCR की भांति होता है ये। 3 टर्मिनल होते हैं इसके, MT1 MT2 और गेट नाम का सिरा होता है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकन वायर गेज में तार के व्यास को कैसे मापा जाता है? AWG तार के साइज़ को मिल इकाई में मापता है और मिल जो होता है वो 1/1000 इंच के बराबर होता है। यानी जनरली तो जो वाइंडिंग के पेपर्स होते हैं ना, कागज़, उनको मिल इकाई में लिया जाता है, 1/1000 इंच के बराबर होता है। जिस तरह से हमारा वायर गेज इंडिया का है वो गेज नंबर में दिखाता है, मोटाई को दर्शाता है, उसी तरह से ये मिल इकाई में मापन करता है। अगला सवाल है कि 6 पोल 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर 40 RPM स्लिप स्पीड है, परसेंटेज में स्लिप बताइए। देखो ये 40 RPM किसका स्लिप हो रहा है, उसी का परसेंटेज निकालो। 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की अगर आप सिंक्रोनस गति ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, F × 120/P। इस फॉर्मूले से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड आएगी 1000 RPM, यानी 1000 RPM मोटर की निर्धारित गति थी और ये मोटर 40 RPM स्लो स्पीड पर चल रही है या 960 RPM पर चल रही है। अब आप प्रतिशत देखेंगे तो 4% बन रहा है, यानी स्लिप स्पीड जो है वो कितनी है, 4% स्लिप है, डी उत्तर हो जाएगा। ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए जो फ्यूज यूज करते हैं हम, उनका फ्यूजिंग फैक्टर किससे अधिक नहीं होना चाहिए? दोस्तों फ्यूजिंग फैक्टर के 3 सवाल आते हैं। पहला सवाल किसका अनुपात है, तो ये होता है न्यूनतम फ्यूजिंग करंट बटे रेटेड करंट का रेशियो होता है, यानी मिनिमम फ्यूजिंग करंट और इसका जनरली इकाई से अधिक इसका मान होता है। ध्यान रखें, फ्यूजिंग फैक्टर का मान सदैव इकाई से अधिक होता है, लेकिन इकाई से बहुत अधिक भी हमें नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। इकाई के पास में अगर हो तो उतना ही बेटर माना जाता है, जैसे HRC फ्यूज का 1.1 होता है। तो जो हमारे ओवर करंट फ्यूज प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज होंगे तो उनका 1.4 से अधिक नहीं होना चाहिए, डी उत्तर सही होगा। अगला सवाल है एडिसन स्क्रू लैंप का उपयोग कहाँ करेंगे? 3 तरह के लैंप होते हैं। बायोनेट कैप लैंप होल्डर होते हैं, 200 वाट तक इनका उपयोग करेंगे।
200 से 300 एडिशन स्क्रू आएगा। 300 वाट से अधिक के लिए आता है गोलियथ एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। 200 वाट तक बायोनेट, 200 से 300 में एडिशन स्क्रू, 300 वाट से अधिक में गोलियथ एडिशन स्क्रू प्रकार का काम में लेंगे। अगला सवाल, निम्न में से सत्य कथन असत्य कथन का निर्धारण करें। सिंक्रोनस मोटर की गति नियंत्रण संभव नहीं है, तो ये सही स्टेटमेंट है। और सिंक्रोनस मोटर लैगिंग के साथ साथ लीडिंग पावर फैक्टर पर भी चल सकती है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। दोनों कथन बिल्कुल सही है। 10 एम्पियर के कार्ट्रिज फ्यूज़ का कलर कैसा होता है? तो दोस्तों ये लाल रंग का होता है। ये इनकी पूरी एक टेबल है, 2 एम्पियर से लेकर 63 एम्पियर तक के, 2, 4, 6, 10 एम्पियर, फिर 16 एम्पियर का फ्यूज़, फिर 20 एम्पियर का फ्यूज़, फिर 25 एम्पियर का फ्यूज़। तो इन सब की रेटिंग की एक टेबल है और आपको वो टेबल याद रखनी होगी। तभी मैं आपको प्रोवाइड ज़रूर करवा दूंगा यूट्यूब पर छोटे क्वेश्चनों के रूप में। देखिए दोस्तों, सवाल क्या पूछ रहा है यहाँ से, वाइंडिंग आपको दिखाई गई है। इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएंगे। मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक थ्योरी दिखाना चाहूँगा। तो चलिए हम पहले थ्योरी की तरफ चलते हैं, फिर इसके सभी क्वेश्चनों का जवाब जो है आपको एक साथ ही मिल जाएगा। तो ये है वो थ्योरी जिसकी हम बात कर रहे थे। सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग के बारे में इसमें कुछ डिटेल दी गई है और आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो देखो यही डायग्राम उस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब इससे जो थ्योरी दी गई है ना, इससे आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी कि वो हमसे सवाल क्या कह रहे हैं। देखो, वाइंडिंग जो दिखाया गया है ना, ये प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है, ध्यान रखना। लेकिन जो थ्योरी लिख रहा है ना, वो रिट्रोग्रेसिव की लिख रहा है। क्या कह रहा है कि इफ़ आफ्टर पासिंग वंस राउंड, यानी आर्मेचर एक चक्कर जब घूम जाता है और वाइंडिंग वापस दाईं ओर से या स्टार्टिंग के स्लोट में डाली जाती है, तब इस प्रकार की वाइंडिंग को क्या कहेंगे? रिट्रोग्रेसिव कहेंगे। तो यही आपसे एक सवाल पूछा गया है। उसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि जी ये तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग का डायग्राम है। हाँ, डायग्राम प्रोग्रेसिव का है, लेकिन जो सवाल इन्होंने पूछा है ना, वो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब वाइंडिंग एक चक्कर पूरी हो जाती है और वापस से अपने स्टार्टिंग पॉइंट के बाईं ओर से शुरू होती है। देखिए दोस्त, ये लेफ़्ट साइड होती है और ये राइट साइड होती है, हमेशा ध्यान रखो। जब बाईं ओर वापस ले जाते हुए एक चक्कर पूरा करने के बाद, तो ये तो रिट्रोग्रेसिव हो गई ना। तो एक सवाल तो ये पूछा गया है। दूसरा है दोस्तों इसमें एवरेज पिच का सवाल। तो ये रहा एवरेज पिच का फॉर्मूला। औसत पिच कैसे निकालेंगे? चालकों की संख्या प्लस माइनस 2 बटे पोल की संख्या। दूसरा इसमें आपको एक चीज़ और दिखाई है फिर कि इसमें चालक कितने हो सकते हैं, क्योंकि हमें एवरेज पिच का मान इंटीग्रल यानी एक पूर्णांक चाहिएगा। इसलिए इसमें या तो चालक जो है वो वाइंडिंग की अगर देखें तो 30 हो सकते हैं या 34 हो सकते हैं। 32 चालक इसमें पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। तो ये भी एक सवाल पूछा गया है कि चालकों की संख्या इसमें कितनी हो सकती है। तो 30 या 34 हो सकता है, ताकि पूर्णांक में उत्तर आए। परफेक्टली ऑल राइट लिखा हुआ है ना। Z बराबर 32, दिस वाइंडिंग इज़ इम्पॉसिबल, यानी 32 चालकों के साथ ये वाइंडिंग असंभव होगी। तो यही 3 आपसे वहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए हम वापस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये देखो सवाल आपसे पूछ रहा है ना। इसमें अगर अपन 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करें तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा है कि औसत पिच के लिए सही फॉर्मूला क्या है ना। अब देखो, औसत पिच के लिए ये वाइंडिंग रिट्रोग्रेसिव है। रिट्रोग्रेसिव है तो Z माइनस 2 बटे पी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रेसिव होती तो प्लस पी करते। और आगे पूछ रहा है, ये देखो सेम मैंने बताया, चालकों की वैलिड संख्या कौन सी है? तो या तो 30 चालक वैलिड है या 34 चालक वैलिड है। 32 चालक वैलिड नहीं है, मैंने बताया था ना। तो 30 और 34 का ऑप्शन होता है इसमें, तो आप वो कर दें। वाइंडिंग का प्रकार क्या है? तो रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग है। इसकी थ्योरी पढ़ना। वापस कह रहा है कि अगर वाइंडिंग वहीं से शुरू होती है तो। और औसत पिच के लिए मान पूछ रहे, तो मैंने बताया ना, इंटीग्रल होना चाहिए, यानी पूर्णांक मान इसका आना चाहिए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। औसत पिच के लिए इसका मान पूर्णांक आना चाहिए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है कि निम्न में से जो आपको अरेंजमेंट दिखाया गया था चित्र में, फ्रंट पिच किन के बीच की दूरी है? देखो, फ्रंट पिच और बैक पिच एसी में वाइंडिंग होती है 2 तरह से। ये कम्यूटेटर एंड है, इस तरफ जो भी होती है उसको हम फ्रंट पिच के नाम से जानते हैं, और ये बैक एंड कहलाता है। तो यहाँ पर बैक पिच होती है, यानी कम्यूटेटर की साइड में 2 कॉइल के बीच में जो दूरी होती है उसको बोलते हैं अपने फ्रंट पिच।
तो फ्रंट पिच एक तो देखो डी और ई के बीच बन रहा है, दूसरा अगर इस एंड पर कोई और कनेक्टेड चालक हो तो उनके बीच में बन रहा है। तो सही से कनेक्टेड अपन को क्या दिखाया है, डी और ई दिखाया है ना, तो यहाँ पर अपने डी उत्तर कर देना। डी और ई के बीच में जो है वो फ्रंट पिच है। अगला देखो दोस्तों, ब्रिज रेक्टिफायर हमें दिखाया है और इसके बारे में सवाल पूछा है कि प्रत्येक डायोड की पीआईवी रेटिंग कितनी है। देखो माय डियर, ये है ब्रिज रेक्टिफायर, और ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की जो पीआईवी है वो सेकेंडरी साइड के पीक वोल्टेज के बराबर होनी चाहिए। किस मान के बराबर हो, सेकेंडरी साइड के पीक वोल्टेज के। अब देखो सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज है वो कितना दिया हुआ है, 20√2। ये दिया गया मान हमेशा आरएमएस मान होता है, ठीक है। अब इस आरएमएस मान से जब आपको पीक वैल्यू निकालनी है तो उसको √2 से मल्टीप्लाई और करना है, यानी √2 इंटू √2 इंटू 20 करना है। तो √2 से √2 कट जाएगा तो 2 आएगा और मान आएगा 40। अब देखो एक्चुअल में तो 40 वोल्ट ही इसका पीक वैल्यू होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि जो सिलिकॉन के डायोड आपने काम लिए में उनकी 0.7 वोल्ट जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्ट भी है, एक तरह से ब्रेक डाउन वोल्टेज आप बोल सकते हो, तो वो माइनस कर दो, यानी वो तो उसके अंदर ड्रॉप ही हो गई, ठीक है। तो 40 में से क्या करना है, 0.7 वोल्ट माइनस कर दो, 39.3 वोल्ट जो है वो प्रत्येक डायोड की पीआईवी हो जाएगी। हालांकि एक्चुअल उत्तर इसका 40 वोल्ट ही करना चाहिए था, क्योंकि जो ड्रॉप वोल्टेज हो रही है वो फॉरवर्ड में होती है, और पीआईवी का मतलब होता है पीक इनवर्स वोल्टेज, यानी रिवर्स वाइज में वह मैक्सिमम वोल्टेज जिसे डायोड सेंड कर सकता हो। अगला सवाल, यदि चारों डायोड की स्थिति को रिवर्स कर दे तो क्या होगा। ध्यान रखें, ब्रिज रेक्टिफायर में यदि चारों डायोड की अवस्था को एक साथ बदलते हैं ना तो डायोड काम करेंगे, नष्ट कोई भी डायोड नहीं होगा। बस फ़र्क इतना सा है कि पहले जहाँ पर प्लस मिल रहा था वहाँ अब माइनस मिलेगा, और जहाँ माइनस मिल रहा था वहाँ प्लस मिलेगा, जबकि डैमेज कोई भी डायोड नहीं होगा। लेकिन यदि आमने सामने के डायोड के अगर आप बदल देते हो ना तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये ध्यान रखें। तो आउटपुट वोल्टेज की ध्रुवता बदल जाएगी, इसका अपना उत्तर हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा कोई इसमें है नहीं, कार्यप्रणाली हमने पहले भी आपको करवाई भी है। एसी के आधे चक्कर में जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो कौन से डायोड चलेंगे। देखो दो डायोड एक साथ काम करते हैं, राइट। इस सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो डायोड काम करेंगे वो है आपका D1 और D3, ये डायोड काम करेगा, क्योंकि सर्किट ऐसे बनेगा यूँ, ये जो आप एक जेड टाइप की आकृति देख रहे हैं, उल्टा जेड ये आकृति। और जब एसी में हाफ नेगेटिव साइकिल की बात करें, यानी इस चक्र की बात करें हम, तो फिर इस नेगेटिव साइकिल में जो है वो बी जंक्शन फॉरवर्ड में होगा, इसलिए D2 और D4 ये दोनों काम करेंगे। ये जो एन टाइप की आकृति आप देख रहे हैं, राइट, D4 और D2 आ जाएगा। धनात्मक में 1 और 3 आएगा, नेगेटिव चक्कर में 4 और 2 आएगा। अगला सवाल पूछ रहा है कि दिखाया गया परिपथ है कौन सा। तो ये तो सिंपल सा ही है, रेक्टिफायर है, चॉपर नहीं है, एम्पलीफायर नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, राइट। इस क्वेश्चन में तो मुझे नहीं लगता समझाने की कोई ज़रूरत भी है क्या। और आगे सवाल पूछ रहा है कि पीक आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, यानी आउटपुट वोल्टेज जो है उसका शिखर मान आपसे पूछा है। अब देखो शिखर मान के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले तो आउटपुट आरएमएस ज्ञात करो। आउटपुट आरएमएस फुल वेव में 0.90 इंटू VRMS होता है, और VRMS कितना है मैंने आपको बताया है। इसमें अगर आप देखें ध्यान से तो ये रहा 20√2 है, ठीक है, यानी 20 इंटू √2 इंटू 0.9, तो उससे आपको आरएमएस मान मिल जाएगा। फिर आपको पीक वैल्यू निकालनी है। जब अपन आउटपुट के लिए पीक वैल्यू के साथ जाएंगे ना तो फॉर्मूला सेम वही रहेगा कि सबसे पहले पीक वैल्यू निकाल दो, यानी √2 इंटू RMS, तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 40 वोल्ट। अब देखो 40 वोल्ट हमें मिलना चाहिए था, लेकिन आउटपुट में क्या होता है, दो डायोड काम कर रहे होते हैं, इसलिए दोनों डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज 1.4 वोल्ट माइनस कर दो। 0.7 दोनों के माइनस करोगे तो उत्तर कितना आएगा, 38.6 वोल्ट इसका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि इस बार अपन से क्या दोनों डायोड की वोल्टेज को जो है वो माइनस करने के लिए बोल रहा है। अगला देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर का एक सवाल है और इक्विवेलेंट सर्किट इसमें पूछता है, हमेशा तुल्यांक परिपथ के लिए पूछता है। तो सीधे सवाल पर ही चलते हैं, और सवाल के साथ ही मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइमरी का प्रतिरोध, सेकेंडरी का प्रतिरोध, टर्न रेशियो इतना दिया हुआ है, सेकेंडरी को रेफर करने पर उसका प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।
तो इसके लिए क्या दोस्तों, आपको एक फ़ॉर्मूला याद रखना है। क्या फ़ॉर्मूला होता है, देखो मैं बताऊं कि फ़ॉर्मूला इस तरह से याद रखना है, रेशियो की स्क्वायर जब सेकेंडरी को रेफ़र करना हो ना तब, इनटू R1 प्राइमरी के प्रतिरोध को गुना करना है, और ये जो कैलकुलेशन आई है इसमें सेकेंडरी के प्रतिरोध को जोड़ना है, यानी R2 प्लस रेशियो की स्क्वायर इनटू R1 करना है। देखो रेशियो दिया हुआ है 10 की स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा। प्राइमरी का प्रतिरोध 0.5 है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो उत्तर आएगा 50। इसमें सेकेंडरी का प्रतिरोध 2 ओम है, वो जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा 52, यानी 52 ओम जो है अपने इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राइमरी से संबंधित संपूर्ण प्रतिबाधा के लिए सही सूत्र क्या होगा। जब प्राइमरी की इम्पीडेंस ज्ञात करनी है तो प्राइमरी का ही प्रतिरोध होगा और प्राइमरी का ही प्रतिघात होगा। भी जेड ज्ञात करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, आर स्क्वायर और एक्स की स्क्वायर, यानी इनका सदिश योग करना है। जब प्राइमरी को रेफ़र करना है तो प्राइमरी का रेजिस्टेंस, प्राइमरी का रिएक्टेंस रखेंगे, और अगर सेकेंडरी को रेफ़र करना है तो दोनों सेकेंडरी के रख देते, उत्तर आ जाएगा, है ना। और ये तो इस बच्चे का भी सही हुआ है जिसकी भी आंसर की है ये। अगला सवाल कह रहा है R1 दिया हुआ है और R डैश दिया हुआ है, तो टर्न का अनुपात पूछा है, यानी तुल्यांक प्रतिरोध दिया हुआ है और प्राइमरी का प्रतिरोध भी आपको दिया हुआ है। तो देखो फॉर्मूला आपको वही अप्लाई करना है, सेम फॉर्मूला रखेंगे। जब सेकेंडरी का ना दिया हुआ हो ना तो तुल्यांक प्रतिरोध के लिए आपको क्या करना है कि R1 इंटू 1/k स्क्वायर होता है। ध्यान रखना, प्राइमरी का जब तुल्यांक हो तो 1/ रेशियो का वर्ग होता है, जबकि सेकेंडरी का हो तो केवल रेशियो का वर्ग होता है। तो R1 का इसमें भाग देंगे और रेशियो के इधर अंडरूट भी है, ध्यान देखना, यानी 1/रेशियो की स्क्वायर बराबर क्या बन रहा है, तुल्यांक प्रतिरोध में प्राइमरी प्रतिरोध का भाग देना है। और यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इसका अंडरूट लगाओगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। वैल्यू अगर हल करके देखते हो तो 0.05 आता है, और 1/20 को जब आप हल करते हो तो ये भी उत्तर 0.05 ही आता है। अगला सवाल इसी तरह से है, रिएक्टेंस हमें दिया हुआ है, टर्न रेशियो हमें दिया हुआ है, और इसके लिए तुल्यांक जो प्रतिघात है x01 उसका मान पूछा है। तो देखो रेशियो के लिए इसमें जो फॉर्मूला रहेगा ना वो ये है कि जब आपको प्राइमरी के लिए तुल्यांक प्रतिघात ज्ञात करना है तो सेम आपका फॉर्मूला कि x1 जो है उसको जोड़ना है, प्लस यहाँ पर आपको रेशियो का वर्ग करके सेकेंडरी के प्रतिघात से मल्टीप्लाई कर देना है। रेशियो जो है उसको यहाँ पर सीधा नहीं रखेंगे क्योंकि प्राइमरी को तुल्यांक पूछ रहा है, इसलिए 1/k लिखना है, ठीक है। हल करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 1/20, यानी ये हो गया ऊपर 20, तो 20 की स्क्वायर होगी 400, यानी 400 इंटू 0.015 करना है, और इसमें 5.2 आपको जोड़ना है। कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आएगा 11.2 ओम। और अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन के रेशियो अगर k है तो R डैश का मान क्या होगा, यानी सेकेंडरी का प्रभावी प्रतिरोध पूछा है आपसे। तो सेकेंडरी प्रभावी प्रतिरोध के लिए क्या होगा, सेकेंडरी के प्रतिरोध में रेशियो की स्क्वायर का भाग दे देंगे। बस दोस्तों यही थे कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन आज के इस पार्ट के। 30 क्वेश्चन पार्ट 1 में करवाए थे। वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए।